हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका अजय मास चैनल में। एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ आप सबके समक्ष एक नई जानकारी के साथ, एक नए तथ्य के साथ। आज का टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अर्थात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसे हम कहते हैं नेप 2020। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि शिक्षा क्या है। पहले शिक्षा पर बात करेंगे, इसके बाद नेप 2020 के अंतर्गत आने वाले तथ्यों के बारे में जानकारी लेंगे। तो शिक्षा, दोस्तों, शिक्षा क्या है? शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है सीखने एवं सिखाने की क्रिया, परंतु अगर इसके व्यापक अर्थ को देखें तो शिक्षा किसी भी समाज में निरंतर चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया है जिसका कोई उद्देश्य होता है और जिससे मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का विकास तथा व्यवहार को परिष्कृत किया जाता है। शिक्षा द्वारा ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि कर मनुष्य को योग्य नागरिक बनाया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं दोस्तों कि शिक्षा के बिना मनुष्य पशु के समान है। शिक्षा जरूरी है प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक व्यक्ति के लिए। इसलिए हर एक व्यक्ति को शिक्षित होना आवश्यक है, जरूरी है। नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इस नीति द्वारा देश में स्कूल एवं उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों की अपेक्षा की गई है। इसके उद्देश्यों के तहत वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER के साथ साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं कि जो मानव संसाधन मंत्रालय यह नाम था, अब इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। यह आप ध्यान रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई, जिसे सभी के परामर्श से तैयार किया गया है। इसे लाने के साथ ही देश में शिक्षा पर व्यापक चर्चा आरंभ हो गई है। शिक्षा के संबंध में गांधी जी का तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद का कहना था कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। यह किसने कहा? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, मतलब मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। यह स्वामी विवेकानंद ने कहा था। इन्हीं सब चर्चाओं के मध्य हम देखेंगे कि 1986 की शिक्षा नीति में ऐसी क्या कमियां रह गई थीं जिन्हें दूर करने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लाने की आवश्यकता पड़ी। साथ ही क्या यह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति उन उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम होगी जिसका स्वप्न महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद ने देखा था? यही हम जानेंगे इस नीति में, 2020 की नीति में। 1947 के बाद अर्थात आज़ादी के 21 साल बाद पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में बनाई गई थी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में। यह दोस्तों ध्यान से देखें और इसे सुन भी लें, और आप जरूरी समझें तो इसे नोट कर लें। 1947 के आज़ादी के बाद अर्थात आज़ादी के 21 साल बाद पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में बनाई गई थी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में। और दूसरी बार 18 साल बाद 1986 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय में बनाई गई यह शिक्षा नीति। और 34 साल बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में 2020 में बनाई गई यह शिक्षा नीति। नोट: अब तक कुल 3 बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने बनाई जा चुकी है। पहली बार 1968 में, दूसरी बार 1986 में और तीसरी बार 2020 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 में लागू किया गया था, उसमें सन 1992 में कुछ अहम संशोधन किए गए। इसके पश्चात 29 जुलाई 2020 एक बार फिर भारत की नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट मंडल ने मंजूरी दे दिया। नई शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। सन 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला नया परिवर्तन है
यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। जो यह नीति 2020 शिक्षा नीति 2020 बनाई गई, यह कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। दोस्तों इसे आप अच्छे से ध्यान कर लें, लिख लें। नोट: वर्ष 2020 34 साल बाद देश में नई शिक्षा नीति लागू की गई। यह जो मतलब बहुत दिनों के बाद, बहुत मतलब 34 साल एक लंबा समय होता है, इतने दिनों के बाद यह नई शिक्षा नीति 2020 लागू की गई दोस्तों। और इस पॉलिसी का नाम आप जानते ही हैं कि क्या नाम है। पॉलिसी का नाम अगर एग्जाम में पूछे कि पॉलिसी का नाम, नई शिक्षा नीति का नया पॉलिसी जो शिक्षा नीति है उस पॉलिसी का नाम क्या है, तो नई शिक्षा नीति 2020 या नेप 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इस तरीके से हर तरह से आप ध्यान करके रखें। नई शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। यह तारीख भी अच्छे से नोट करके रख लें। उद्देश्य क्या है दोस्तों इस शिक्षा की, जो यह नीति बनाई गई नई शिक्षा नीति, इसके उद्देश्य क्या है? शिक्षा स्तर को ऊंचा उठाना और आगे बढ़ाना। और इस शिक्षा नीति, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो नई शिक्षा नीति बनाई गई 2020, इसके 5 प्रमुख स्तंभ हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों? पहला है सब तक पहुँच हो, क्षमता हो, वहनीयता अर्थात सामर्थ्य, गुणवत्ता हो और जवाबदेही। यह जो नीति बनाई गई दोस्तों, यह पहले जो नीति थी 10+2, इसे 10+2 को अब हटा दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इसके स्थान पर 5+3+3+4 रखा गया है। इसका भी एक तर्क है, इसका एक महत्वपूर्ण पॉइंट है इसके तहत। जैसे 5+3+3+4 अर्थात 5, जो ये 5 शुरू के जो 5 है, ये इसमें 2 भाग किए गए हैं। 3 वर्ष की उम्र में उसका एडमिशन होगा तो प्रथम 3 वर्ष आंगनबाड़ी में और प्री स्कूलिंग शिक्षा लेगा। इसके बाद वह 1 और 2 की शिक्षा लेगा, अर्थात यह शिक्षा जो होगी 3 वर्ष से 8 वर्ष तक की शिक्षा होगी। 3 वर्ष आंगनबाड़ी में रहेगा, 2 वर्ष और 1 और 2 की शिक्षा लेगा, कक्षा 1 और 2 की। इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, प्रथम 3 वर्ष आंगनबाड़ी में और प्री स्कूलिंग की शिक्षा लेगा और दूसरे भाग में कक्षा 1 और कक्षा 2 की शिक्षा लेगा। यह जो शिक्षा लेगा वह बच्चा, वह उसकी उम्र होगी 3 से 8 वर्ष तक की शिक्षा, 3 से 8 वर्ष के बीच की यह शिक्षा होगी और इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। और कक्षा 3, 4, 5 तक की शिक्षा, जो यह है तीसरा, जो सेकेंड स्टेप है, तीसरा, यह कक्षा 3, 4, 5 तक की शिक्षा लेगा। और यह जो तीसरी, चौथी, पाँचवीं की शिक्षा जो लेगा बच्चा, उसकी उम्र 8 से 11 वर्ष तक में होगी। और इसमें मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा में बच्चे को शिक्षा दी जाएगी। यहाँ तीसरी और चौथी, तीसरी से ही एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जब बच्चा तीसरी क्लास में पहुँचेगा, तीस कक्षा से एग्ज़ाम देना वह शुरू करेगा। और कक्षा 6, 7, 8 तक की शिक्षा जो है, ये तीसरा, थर्ड राउंड, जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप पे बच्चा कक्षा 6, 7, 8 की शिक्षा लेगा। और कक्षा 6 और 7, 8 की जो 6वीं, 7वीं और 8वीं की जो शिक्षा लेगा, इस कक्षा में बच्चा 11 से 14 वर्ष तक की उसकी के वर्ष तक के बच्चे होंगे इसमें। और इसमें इंडियन लैंग्वेज जैसे संस्कृत, मैथिली भाषा भी पढ़ सकते हैं और वोकेशनल की पढ़ाई भी इसमें वो कर सकते हैं। और जो फोर्थ स्टेप है, ये फोर्थ स्टेप में इसमें बच्चा कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, मतलब ये 4 वर्ष, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये 4, मतलब ये प्रथम के 5 साल, फिर सेकंड में 3 वर्ष, फिर थर्ड में 3 वर्ष और लास्ट फोर्थ स्टेप में 4 वर्ष। इन 4 वर्ष में बच्चा क्या करेगा? 9वीं और 10वीं, 11वीं, 12वीं तक की शिक्षा लेगा। और इस 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की शिक्षा लेने वाले बच्चे की उम्र 14 से 18 वर्ष तक में होगी।
इसमें सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होंगे और इसमें नो सब्जेक्ट बाउंडेशन, इसमें सब्जेक्ट का कोई बाउंडेशन नहीं होगा कि आप मैथ लेकर ही पढ़ें या बायो लेकर ही पढ़ें या इस कॉम्बिनेशन से सब्जेक्ट होना चाहिए, ऐसा कुछ बाउंडेशन नहीं होगा। बच्चा जिस सब्जेक्ट से पढ़ना चाहता है उस सब्जेक्ट से बच्चा पढ़ सकता है। और इसमें फ़ॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ सकते हैं। अगर बच्चा फ़ॉरेन लैंग्वेज चाहता है कि मैं फ़ॉरेन लैंग्वेज पढ़ूँ तो वह फ़ॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ सकता है। दोस्तों, जो हमने यहाँ पे आपको यह सब बताया है, ये सब यही यही नीचे यहाँ पे ये देखिए स्टेटमेंट के रूप में एक लाइन बाय लाइन हर एक चीज़ बताई गई है। आप इसे एक बार फिर से ध्यान से सुने। जो पहला स्टेज है बच्चा का उस स्टेज को बोलते हैं फाउंडेशन स्टेज। ये 5 वर्ष फाउंडेशन स्टेज यह 5 वर्ष तक में बच्चा 3 वर्ष आंगनबाड़ी में और कक्षा 1 और 2 की शिक्षा लेगा। 3 से 8 वर्ष तक के बच्चे होंगे इसमें। इसके तहत बच्चे को खेलकूद व अन्य गतिविधियों द्वारा अन्य गतिविधियाँ कराई जाएंगी। इसके बाद बच्चा प्रीपेटरी स्टेज अर्थात 3 वर्ष तक, सेकेंड स्टेप होगा प्रीपेटरी स्टेज 3 वर्ष तक का, जिसमें 3 वर्ष 3 वर्ष तक में तीसरी चौथी पाँचवीं तक की शिक्षा लेगा और 8 से 11 वर्ष तक के इसमें बच्चे होंगे। इसके तहत बच्चे को विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान जैसे विषय की पढ़ाई कराई जाएगी। इसके बाद बच्चे को थर्ड स्टेप में मिडिल स्टेज यह 3 वर्ष तक में बच्चे छठवीं सातवीं आठवीं मतलब छठवीं सातवीं आठवीं की शिक्षा लेगा और इस छठवीं सातवीं आठवीं की शिक्षा लेगा जो बच्चा इस अवस्था में 11 से 14 वर्ष तक के बच्चे होंगे। और इसके तहत पाठ्यक्रम विषय पढ़ाया जाएगा। इसके बाद फोर्थ स्टेप होगा सेकेंडरी स्टेज होगा। सेकेंडरी स्टेज में 4 वर्ष तक रहेगा बच्चा और इन 4 वर्षों में 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं की पढ़ाई करेगा। और इन 4 वर्षों में जो शिक्षा लेगा बच्चा, उनकी उम्र निर्धारित है 14 से 18 वर्ष तक के बच्चे होंगे। मतलब 18 वर्ष के होते होते 12वीं कक्षा वह पास कर लेगा। इसके तहत छात्रों का विषय पढ़ाया जाएगा और विश्लेषण क्षमता को बढ़ाया जाएगा। मतलब बच्चे को विषय से संबंधित उसके पाठ्यक्रम पढ़ाए जाएंगे और उसकी सोचने समझने की तार्किक क्षमता को भी बढ़ाया जाएगा। नोट, रिपोर्ट कार्ड में छात्र अपने आप को और मित्रों के द्वारा भी अंक दिलाए जाने का प्रावधान होगा। मतलब पहले क्या होता था कि अध्यापक ही रिपोर्ट कार्ड तैयार करते थे और एग्ज़ाम करा के उसी के अनुसार से उन्हें मार्क दिए जाते थे और अध्यापक उनके चरित्र का प्रमाण पत्र भी बना के, चरित्र जिसे कहते हैं हम लोग की कैरेक्टर सर्टिफिकेट या चरित्र प्रमाण पत्र, कभी कभी आप देखते होंगे लगता है, उसी तरीके से सब कुछ ही एक अध्यापक ही निर्धारित कर देता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब रिपोर्ट कार्ड जो तैयार होगा, छात्र अपने आप को और मित्रों के, अपने सहयोगी, अपने दोस्तों के द्वारा भी अंक दिलाए जाने का प्रावधान होगा। और यह जो प्रावधान है यह 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। यह क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि जो बच्चे का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा किस असेसमेंट के आधार पर तैयार किया जाएगा, तो 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। एक बिंदु और है, अगर बच्चे को किसी भी क्षेत्र में रुचि है तो वह कक्षा 6वीं से ही इंटर्नशिप कर सकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इंटर्नशिप कर सकता है उस कंपनी या उस संस्था में जाकर, जैसे पेंटिंग, मोबाइल सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आदि। अगर बच्चा सीखना चाहता है, अगर बच्चे को वो मोबाइल सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर आदि में रुचि है तो वह किसी संस्था में जाकर वह इंटर्नशिप कर सकता है 6वीं कक्षा से ही। नोट, नेक्स्ट पॉइंट है, कॉलेज, स्कूल, प्राइवेट विद्यालयों की फीस सीमित होगी अर्थात निश्चित होगी। मनमानी तरह से बच्चे से फीस नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है टेट, CAT, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके तहत अगर बच्चे का अंक किसी भी क्लास में कम है
तो वह इसके माध्यम से दोबारा एग्ज़ाम देगा और जो अंक प्राप्त होगा उस कक्षा की मार्कशीट में प्राप्त किया गया अंक जोड़ दिया जाएगा, जिससे यह फ़ायदा होगा कि उसे किसी भी कॉलेज या संस्था में एडमिशन लेने के लिए कट ऑफ लिस्ट में नाम आ सके। अर्थात जैसे कि अगर किसी बच्चे का कम नंबर बना है तो वह इस के तहत वह दोबारा उस सब्जेक्ट से एग्ज़ाम देकर और नंबर को और उठा सकता है और अधिक लाकर, और जो उसे पहले से प्राप्त हुए थे उसमें जोड़कर वह अंक और अधिक बनाकर वह कट ऑफ लिस्ट मतलब अधिक अंक प्राप्त करके वह अपने जहाँ भी जिस संस्था में एडमिशन ले रहा है उस संस्था के अनुसार उस कक्षा में दाखिला लेने के अनुसार उसके अंक आ सके। इसके लिए इस CAT का विकल्प रखा गया है कि इसके तहत बच्चा दोबारा एग्ज़ाम देकर अपने मार्क को और अच्छा बना सके और उसे एडमिशन लेने में दिक्कत ना हो और अपने कट ऑफ लिस्ट में अपना नाम ला सके। यह फ़ायदा होगा इस बिंदु के तहत। मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट वाली व्यवस्था होगी। आप जब चाहे आए और जब चाहे जा सकते हैं इसके तहत। इसको और अच्छे से हम आपको और बताएंगे आगे। क्रेडिट बैंक की व्यवस्था होगी। इसके तहत अगर कोई छात्र एक से अधिक कोर्स एक साथ करना चाहता है तो ऐसा कर सकता है। कोर्स को जहाँ तक कंप्लीट करेगा उसका अंक क्रेडिट बैंक में जमा हो जाएगा और वह जब कोई फाइनल डिग्री लेगा तो आखिरी डिग्री के कोर्स में इस क्रेडिट या जमा हुए अंक को जोड़ दिया जाएगा। यह व्यवस्था डिजिटल और ऑनलाइन होगी। एक बार इसे आप फिर से सुने। क्रेडिट बैंक की व्यवस्था होगी जिसके तहत अगर कोई छात्र एक साथ या एक से अधिक कोर्स करना चाहता है एक साथ अगर कोई छात्र एक से अधिक कोर्स एक साथ करना चाहता है तो ऐसा कर सकता है। कोर्स को जहाँ तक कंप्लीट करेगा उसका अंक क्रेडिट बैंक में जमा हो जाएगा और जब वह कोई फाइनल डिग्री लेगा तो आखिरी डिग्री के कोर्स में क्रेडिट या यह जमा इस कोर्स में इस क्रेडिट यह जमा हुए अंक को जोड़ दिया जाएगा। यह व्यवस्था डिजिटल और ऑनलाइन होगी। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई बच्चा एक साथ कोर्स करना चाहता है, एक से अधिक कोर्स एक साथ करना चाहता है तो कर सकता है और वह जो भी पढ़ाई करता रहेगा जो भी अंक पाएगा वह क्रेडिट बैंक में जमा हो जाएगा। जब वह फाइनली लास्ट में कोई डिग्री लेता है तो वह सब इकट्ठा होकर सब उसमें ऐड हो जाएगा और यह व्यवस्था डिजिटल और ऑनलाइन होगी। इस नीति में फेरबदल करने राय मशवरा लेने के लिए 2 लाख से ज़्यादा लोगों की राय ली गई है। इसे आप ध्यान से रखें कि इस नीति को बनाने में लोगों से राय मशवरा लेने के लिए कम से कम मतलब 2 लाख से ज़्यादा लोगों की राय ली गई। बहुत बड़ी संख्या होती है दोस्तों। यह आ सकता है कि कितने लोगों के राय से यह नीति बनी है तो 2 लाख लोगों से अधिक। इस नियम या विधेयक को राष्ट्रीय उच्च शिक्षा विधेयक नेशनल हायर एजुकेशन बिल कहा जाता है। इस विधेयक को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। यह नई शिक्षा नीति 2020 से 21, यह जो नई शिक्षा नीति 2020 है सेशन 21 से 22 के शैक्षणिक सत्र में लागू की जाएगी। अभी जो चल रहा है यह 2022 आ गया दोस्तों। तो इसमें बताया गया था कि 21 से 22 के शैक्षणिक सत्र में यह लागू की जाएगी। कक्षा 12 के बाद आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए नई शिक्षा नीति के तहत कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां इस प्रकार से हैं। शिक्षा का कानून 6 से 14 वर्ष की जगह अब 3 से 18 वर्ष तक के बच्चे को अनिवार्य शिक्षा ग्रहण करने का लक्ष्य रखा गया है। यह आ सकता है दोस्तों। शिक्षा का कानून 6 से 14 वर्ष की जगह अब 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा ग्रहण कराए जाने का लक्ष्य रखा गया है। मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा देने पर बल दिया जाएगा। अंग्रेजी में पढ़ाई की अनिवार्यता
नहीं रहेगी। अंग्रेजी सिर्फ विषय के तौर पर पढ़ाई जाएगी। संस्कृत के विषय पर जोर दिया जाएगा। मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा पर जोर दिया जाएगा। 12 के बाद बीएड 4 साल का कोर्स होगा। 12 के बाद बीएड 4 साल का कोर्स होगा। स्नातक ग्रेजुएशन के बाद बीएड 2 वर्ष का कोर्स होगा, जबकि परास्नातक या स्नातकोत्तर मतलब एमए या पीजी जिसे हम कहते हैं के बाद बीएड 1 वर्ष का होगा। एमफिल समाप्त होगा। विद्यार्थी बिना एमफिल के सीधा पीएचडी कर सकते हैं। 4 वर्ष की डिग्री प्रोग्राम करने के बाद एमए 1 वर्ष का होगा। यहाँ पे देखिए, अब आपको समझ में आ जाएगा। 1 वर्ष की पढ़ाई अगर पूरी करेंगे तो हमको सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 वर्ष की पढ़ाई पूरी करने पर डिप्लोमा और 3 वर्ष की पढ़ाई पूरी करने पर बैचलर डिग्री अर्थात स्नातक की डिग्री मिलेगी। और 4 वर्ष की पढ़ाई पूरी करने पर हमको रिसर्च डिग्री, स्नातक के साथ साथ रिसर्च डिग्री की हमको सर्टिफिकेट मिलेगा। हमको रिसर्च डिग्री मतलब जो हमको मार्कशीट मिलेगी, हमको स्नातक के साथ साथ रिसर्च डिग्री भी मिलेगा। इसमें देखिए, इसलिए नोट करके हमने आपको बताने की कोशिश किया है कि 4 वर्ष की पढ़ाई पूरी करने के बाद शोध के साथ बैचलर डिग्री अर्थात स्नातक प्लस रिसर्च डिग्री मिलेगी। और यह 4 वर्ष की पढ़ाई करने के बाद आपको बहुत सारे लाभ होंगे। अगर 3 वर्ष करेंगे तो इससे कम लाभ मिलेगा, और ये 4 वर्ष का कर लेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। अभी आगे देखते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। छात्र की पढ़ाई किसी कारणवश अगर बीच में छूट गई है, जैसे कि ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर से पढ़ाई छूट गई, जहाँ से उसकी पढ़ाई छूटी हुई है वहाँ तक का छात्र को दस्तावेज दे दिया जाएगा। और छात्र बाद में आगे पढ़ना चाहता है तो जहाँ से छूटी है वहीं से शुरुआत कर सकता है, वह डायरेक्ट सेकेंड ईयर से शुरुआत कर सकता है। अर्थात दोस्तों, हम कह सकते हैं कि जैसे कि पहले हम लोग पढ़ते थे, फर्स्ट ईयर पढ़ लिया, सेकेंड ईयर पढ़ लिया और यहीं से हमारी पढ़ाई छूट गई, या फर्स्ट ईयर किया सॉरी फर्स्ट ईयर किया और यहीं से हमारी पढ़ाई छूट गई, तो हम चले गए कहीं कमाने या बिजनेस कोई करने लगे। फिर बाद में हमारा मन हुआ कि हम नहीं, हमें ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है। तो पहले क्या होता था कि फर्स्ट ईयर किया, सेकेंड ईयर किया, या फर्स्ट ईयर किया यहीं से पढ़ाई छूट गई, या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर किया तो पढ़ाई छूट गई। अगर हम दोबारा करना चाहते थे तो हमको यहीं से स्टार्ट करना रहता था, फर्स्ट ईयर से ही। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अगर फर्स्ट ईयर से या सेकेंड ईयर से आपकी पढ़ाई छूटती है तो आप जहाँ से पढ़ाई आपकी छूटी है वहीं से आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट ईयर करने के बाद आपकी सेकेंड ईयर में पढ़ाई छूटी है, तो आप जब दोबारा अगर पढ़ना चाहते हैं, अपना कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप से डायरेक्ट फर्स्ट ईयर नहीं, सेकेंड ईयर में आप डायरेक्ट एडमिशन लेके आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर कंप्लीट करके आप अपना स्नातक या बैचलर स्नातक प्लस रिसर्च डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। यह फ़ायदा हुआ है नई शिक्षा नीति 2020 में। और आगे देखते हैं दोस्तों, 3 वर्ष की ग्रेजुएशन करने पर छात्र को पीजी करने के लिए 2 वर्ष का कोर्स करना होगा। अगर आपने 3 वर्ष का ग्रेजुएशन किया है तो आपको पीजी 2 वर्ष का करना होगा। अगर छात्र 4 साल का ग्रेजुएशन किया है, जैसे कि हमने बताया था आपको पहले कि अगर हम 4 वर्ष का ग्रेजुएशन करते हैं तो हमको स्नातक प्लस रिसर्च की डिग्री मिलती है, तो हमें पीजी जो है, पीजी 1 वर्ष का ही करना होगा। विद्यार्थी एमए करने के बाद बगैर एमफिल के पीएचडी कर सकता है। एमए करने के बाद वह बगैर एमफिल के पीएचडी कर सकता है। नोट दोस्तों, अगर आगे की पढ़ाई जारी रखने और उच्च शिक्षा लेने के लिए स्नातक 4 वर्ष का ही करना होगा, तभी आपको फ़ायदा होगा दोस्तों। नहीं आप सोचें कि 3 वर्ष का कर लें और आगे और पढ़ना चाहेंगे तो आपको फिर भारी पड़ जाएगा। फिर उधर 2 साल हर मतलब जैसा पिछला करते, फिर आपको एमए भी 2 वर्ष का करना पड़ेगा। फिर आपको जो भी बीएड भी आपको 2 वर्ष का 4 वर्ष का रहेगा या 2 वर्ष का रहेगा तो करना रहेगा। अगर आप स्नातक अगर आप कर लेते हैं 4 वर्ष का तो आपको हर कोर्स में 1 वर्ष का छूट मिलेगा। इसमें देखिए लिखा है, अगर आगे की पढ़ाई जारी रखने और उच्च शिक्षा लेने के लिए स्नातक 4 वर्ष करना होगा। अगर सिर्फ नौकरी के लिए एलिजिबल होना है तो ग्रेजुएशन से 3 वर्ष करके आप तैयारी करिए और नौकरी लीजिए, ये भी मान्य रहेगा। लेकिन इसमें मान्य रहेगा, इसका अलग महत्व है, इसका अलग महत्व है।
अगर देखा जाए तो स्नातक दो तरह का हो गया, एक 3 वर्ष का और दूसरा 4 वर्ष का। 4 वर्ष का स्नातक करने के बाद आगे की उच्च शिक्षा लेने की अवधि में 1 वर्ष कम करना पड़ेगा। देखा दोस्तों, यही यही मैं आपको समझा रहा था कि अगर आप 4 वर्ष कर लेंगे स्नातक तो आगे की शिक्षा लेने में 1 वर्ष की अवधि आपकी कम हो जाएगी। नोट, स्नातक 4 वर्ष करने के बाद शोध के साथ बैचलर डिग्री मिलेगी। ये स्नातक। नेक्स्ट पॉइंट है, 4 वर्ष का स्नातक बैचलर डिग्री लेने के बाद छात्र 1 वर्ष का बीएड, 1 वर्ष का एमए कर सकता है और बगैर एमफिल के पीएचडी कर सकता है, जो 4 वर्षों का कोर्स होता है पीएचडी। पॉइंट है नेक्स्ट, एक देश सॉरी दोस्तों, एक देश एक शिक्षा का प्रावधान होगा। इस शिक्षा नीति 2020 के तहत शोध पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा, ऑनलाइन पढ़ाई पर जोर दिया जाएगा, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम NETF बनेगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा NCERT के परामर्श के आधार पर अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2021 का विकास किया जाएगा। NCFTE 2021 का विकास किया जाएगा। महत्वपूर्ण तथ्य और हैं दोस्तों कुछ, जैसे अध्यक्ष पूछेगा कि NCF 2020 के अध्यक्ष कौन है। सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक, पूर्व इसरो प्रमुख, पद्म विभूषण डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। इनकी किस समिति से हैं, तो कस्तूरी रंगन समिति से। और समिति का गठन कब हुआ दोस्तों, तो जून 2017 में किया गया तथा मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा कैबिनेट को प्रस्तुत किया गया और मंजूरी मिली दोस्तों 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसे मंजूरी मिली। अंतिम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी, जिसमें वर्ष 1992 में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट है, वर्तमान नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर GDP के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है, नई शिक्षा नीति की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इसे हमने आपको पहले ही बताया था। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के। स्कूली शिक्षा संबंधी प्रावधान, नई शिक्षा नीति 5+3+3+4 डिजाइन वाले शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव किया गया, जो 3 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों को शामिल करता है। 5 वर्ष की फाउंडेशन स्टेज है, 3 वर्ष की प्री प्राइमरी स्कूल और ग्रेड 1-2, 3 वर्ष का प्रीपेटरी स्टेज, 3 वर्ष का मध्य स्टेज है, चरण है ये, ग्रेड 6, 7 और 8, और चौथा है 4 वर्ष का जो उच्च या माध्यमिक कह सकते हैं चरण है, ग्रेड 9, 10 और 11, 12, मतलब 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं है चौथे स्टेज में। नेप 2020 के तहत HHRO द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन फाउंडेशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरसी की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। इसके द्वारा वर्ष 2025 तक कक्षा 3 स्तर तक के बच्चों के लिए आधारभूत कौशल सुनिश्चित किया जाएगा। भाषाई विविधता का संरक्षण, नेप 2020 में कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्ययन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्कूली और
उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा, परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी। दोस्तों यह पहले ही हमने आपको सब समझाया है, बस इसे अब एक पॉइंट के तहत पढ़ना है और आपको समझना है, बाकी मैं आपको पहले ही सब समझा चुका हूँ। शारीरिक शिक्षा विद्यालयों में सभी स्तरों पर छात्रों को बागवानी, नियमित रूप से खेलकूद, योग, नृत्य, मार्शल आर्ट को स्थानीय उपलब्धता के अनुसार प्रदान करने की कोशिश की जाएगी, ताकि बच्चे शारीरिक गतिविधियों एवं व्यायाम वगैरह में भाग ले सकें। पाठ्यक्रम और मूल्यांकन संबंधी सुधार। इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार कला और विज्ञान, व्यावसायिक तथा शैक्षणिक विषयों में पाठ्यक्रम व पाठ्येतर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कक्षा 6 से ही शैक्षणिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था भी की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जिसे हम कहते हैं एनसीईआरटी द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन तैयार की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10 और 12वीं की परीक्षाओं में बदलाव किया जाएगा। इसमें भविष्य में सेमेस्टर या बहुविकल्पीय प्रश्न आदि जैसे सुधारों को शामिल किया जा सकता है। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में परख नामक एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। नेशनल असेसमेंट सेंटर जिसे कहते हैं। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन तथा छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग है इसमें, इस नीति के तहत। जिसे हम कहते हैं एआई आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। शिक्षण व्यवस्था से संबंधित सुधार। शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन तथा समय समय पर किए गए कार्य प्रदर्शन आकलन के आधार पर पदोन्नति की व्यवस्था है इस शिक्षा नीति के तहत। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2022 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक का विकास किया जाएगा, जिसे हम एनपीएसटी कहते हैं, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स, एनपीएसटी। नेक्स्ट है दोस्तों राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा एनसीईआरटी के परामर्श के आधार पर अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन एनसीएफटीई का विकास किया जाएगा। वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा। उच्च शिक्षा से संबंधित प्रावधान। नेप 2020 के तहत उच्च शिक्षा संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात कितना रखा गया है? अनुपात को 26.3% वर्ष 2018 में इतना था से बढ़ाकर अब 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा। नेप 2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट व्यवस्था को अपनाया गया। दोस्तों ये हमने पहले आपको समझाया था और फिर से बता दे रहे हैं आपको। मल्टीपल व्यवस्था होगी, मतलब एंट्री जब आए, मतलब जब इच्छा हो तब आएँ और जब इच्छा हो तब जाएँ। इसमें लिखा है, देखिए, नेप 2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट व्यवस्था को अपनाया गया है। इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। 1 वर्ष के बाद प्रमाण पत्र, 2 वर्ष के बाद एडवांस डिप्लोमा और 3 वर्षों के बाद स्नातक की डिग्री दी जाएगी। और जब आप 4 वर्ष का कर लेंगे कोर्स तो आप शोध के साथ स्नातक डिग्री आपको दी जाएगी।
विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल के रूप से सुरक्षित रखने के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा, ताकि अलग अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सके। नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है दोस्तों। इसे आप दिमाग से अब निकाल दें एमफिल, कि अब यह एमफिल, अब आप एमफिल नहीं कर सकते हैं, मतलब अब आप बिना एमफिल के ही आगे की शिक्षा ले सकते हैं। एमफिल को कहने का मतलब बस इतना ही है, जाने कि एमफिल को अब समाप्त कर दिया गया है। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग नई शिक्षा नीति ने में देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक एकल नियामक अर्थात भारतीय उच्च शिक्षा परिषद हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI की परिकल्पना की गई है, जिसमें विभिन्न भूमिकाओं को पूरा करने हेतु कई कार्यक्षेत्र होंगे। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक एकल निकाय सिंगल भारतीय उच्च शिक्षा आयोग चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक एकल निकाय के रूप में कार्य करेगा। HECI के कार्यों के प्रभावी निष्पादन हेतु 4 निकाय राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल NHERC यह शिक्षा सहित उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक नियामक का कार्य करेगा। सामान्य शिक्षा परिषद GEC शॉर्ट में, यह उच्च शिक्षा कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित सीखने के परिणामों का ढांचा तैयार करेगा, अर्थात उनके मानक निर्धारण का कार्य करेगा। राष्ट्रीय प्रत्ययन परिषद यह संस्थानों के प्रत्ययन का कार्य करेगा, जो मुख्य रूप से बुनियादी मानदंडों, सार्वजनिक स्वप्रकटीकरण, सुशासन और परिणामों पर आधारित होगा, जिसे शॉर्ट में NAC कहते हैं, NAC। उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद, इसे HGFC कहते हैं शॉर्ट में। उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद यह निकाय कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों के लिए वित्त पोषण का कार्य करेगा। नोट, ये रुपया वाला नोट मत समझिएगा दोस्तों, नहीं तो आप लोग सोचें नोट बोलते हैं तो नोट, यह नोट लिखने वाला मतलब कि बिंदु पॉइंट है। ये गौरतलब है कि वर्तमान में उच्च शिक्षा निकायों का विनियमन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE जैसे निकायों के माध्यम से किया जाता है। देश में IIT और IIM के समकक्ष वैश्विक मानकों के बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। विकलांग बच्चों हेतु प्रावधान क्या है इस शिक्षा नीति के तहत? आइए आपको दिखाते हैं, सुनाते भी हैं पढ़ के। इस नई नीति में विकलांग बच्चों के लिए क्रॉस विकलांगता प्रशिक्षण संसाधन केंद्र, आवास, सहायक उपकरण, उपर्युक्त प्रौद्योगिकी आधारित उपकरण, शिक्षकों का पूर्ण समर्थन एवं प्रारंभिक से लेकर उच्च ये आई वही नहीं है दोस्तों, वो आई लिखा गया होगा, टाइपिंग मिस्टेक। उच्च शिक्षा तक नियमित रूप से स्कूली शिक्षा प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करना आदि प्रक्रियाओं को सक्षम बनाया जाएगा।
डिजिटल शिक्षा से संबंधित प्रावधान। एक स्वायत्त निकाय के रूप में राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच का गठन किया जाएगा, जिसके द्वारा शिक्षण मूल्यांकन योजना एवं प्रशासन में अभिवृद्धि हेतु विचारों का आदान प्रदान किया जाएगा। आदान प्रदान किया जा सकेगा, किया जाएगा नहीं, क्रिया किया जा सकेगा इसमें, ऐसा मतलब नई शिक्षा नीति के तहत ये सारी जितने बिंदुएं हम जो भी आपको बिंदु जो भी आप तथ्य बता रहे हैं ये सब नई शिक्षा नीति के तहत है। नेक्स्ट पॉइंट है डिजिटल शिक्षा संसाधनों के विकसित करने के लिए अलग प्रौद्योगिकी इकाई का विकास किया जाएगा, जो डिजिटल बुनियादी ढांचे, सामग्री और क्षमता निर्माण हेतु समन्वयन का कार्य करेगी। पारंपरिक ज्ञान संबंधी प्रावधान। भारतीय ज्ञान प्रणालियाँ जिनमें जनजातीय एवं स्वदेशी ज्ञान शामिल होंगे को पाठ्यक्रम में सटीक एवं वैज्ञानिक तरीके से शामिल किया जाएगा। विशेष बिंदु क्या है, आइए देखते हैं। आकांक्षी जिले जैसे क्षेत्र जहां बड़ी संख्या में आर्थिक, सामाजिक या जातिगत बाधाओं का सामना करने वाले छात्र पाए जाते हैं, उन्हें विशेष शैक्षिक क्षेत्र के रूप में नामित किया जाएगा, स्पेशल एजुकेशनल जोन्स। नेक्स्ट पॉइंट है देश में क्षमता निर्माण हेतु केंद्र सभी लड़कियों और ट्रांसजेंडर छात्रों को समान गुणवत्ता प्रदान करने की दिशा में एक जेंडर इंक्लूजन फंड की स्थापना करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है गौरतलब है कि 8 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा हेतु एक राष्ट्रीय पाठचर्या और शैक्षणिक ढांचे का निर्माण NCERT द्वारा किया जाएगा। वित्तीय सहायता। SC, ST, OBC और अन्य सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों से संबंधित मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। इस नीति का उद्देश्य असमानताओं को दूर करने, विशेष रूप से भारतीय महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जाति समुदायों के लिए शैक्षिक अवसर की बराबरी करने पर विशेष जोर देना था। इस नीति ने प्राथमिक स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लॉन्च किया। इस नीति ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के साथ ओपन यूनिवर्सिटी प्रणाली का विस्तार किया। ग्रामीण भारत में जमीन स्तर पर आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारित ग्रामीण विश्वविद्यालय मॉडल के निर्माण के लिए नीति का आह्वान किया गया। पूर्ववर्ती शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता क्यों? पॉइंट है इसके तहत पॉइंट है बदलते वैश्विक परिदृश्य में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मौजूदा शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता थी। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नई शिक्षा नीति की आवश्यकता थी। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय शिक्षण व्यवस्था की वैश्विक स्तर पर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा के वैश्विक मानकों को अपनाने के लिए शिक्षा नीति पर परिवर्तन की आवश्यकता थी। नई शिक्षा नीति से संबंधित चुनौतियां। राज्यों का सहयोग। शिक्षा एक समवर्ती विषय होने के कारण अधिकांश राज्यों के अपने स्कूल बोर्ड हैं, इसलिए इस फैसले के वास्तविक कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों को सामने आना होगा। साथ ही शीर्ष नियंत्रण संगठन के तौर पर एक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद को लाने संबंधी विचार का राज्यों द्वारा विरोध हो सकता है। महंगी शिक्षा। नई शिक्षा नीति में विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया गया है। विभिन्न शिक्षाविदों का मानना है कि विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश से भारतीय शिक्षण व्यवस्था की महंगी होने की आशंका है।
इसके फलस्वरूप निम्न वर्ग के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ध्यान रहे दोस्तों, इसे अच्छे से आप देख लें। इसे महंगी शिक्षा। नई शिक्षा नीति में विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया गया है। विभिन्न शिक्षाविदों का मानना है कि विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश से भारतीय शिक्षण व्यवस्था की महंगी होने की आशंका है। इसके फलस्वरूप निम्न वर्ग के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। साफ लिखा है, स्पष्ट। शिक्षा का संस्कृतिकरण। दक्षिण भारतीय राज्यों का यह आरोप है कि त्रिभाषा सूत्र से सरकार शिक्षा का संस्कृतिकरण करने का प्रयास कर रही है। फंडिंग संबंधी जांच का अपर्याप्त होना। कुछ राज्यों में अभी भी शुल्क संबंधी विनियमन मौजूद है, लेकिन ये नियामक प्रक्रियाएं असीमित दान के रूप में मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाने में असमर्थ हैं। वित्त पोषण का सुनिश्चित होना इस बात पर निर्भर करेगा कि शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय के रूप में जीडीपी के प्रस्तावित 6% खर्च करने की इच्छा शक्ति कितनी सशक्त है। मानव संसाधन का अभाव। वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में कुशल शिक्षकों का अभाव है। ऐसे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रारंभिक शिक्षा हेतु की गई व्यवस्था के क्रियान्वयन में व्यवहारिक समस्याएं भी हैं। कुछ महत्वपूर्ण जो शॉर्टकट दे देता है दोस्तों, उसके फुल नाम है। मानव संसाधन शिक्षा मंत्रालय, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट में MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेप, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, नेशनल, जिसे कहते हैं NCF, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, नेप अलग है, NCF अलग है। ये नेप है नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी, और ये NCF है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये अलग है और ये अलग है। नेक्स्ट है हमूराबी मानव अधिकार संगठन, HHRO, हमूराबी ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन। राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच, NETF। कभी कभी पूछ लेता है, जैसे मानव संसाधन वाला पूछ लेगा आपसे, और शिक्षा मंत्रालय की शिक्षा मंत्रालय का नाम पहले क्या था या अब क्या है, या इसका फुल फॉर्म, शिक्षा मंत्रालय का फुल फॉर्म पूछ सकता है, या पूर्व में क्या नाम था उसका फुल फॉर्म क्या है, या नेप का फुल फॉर्म पूछ सकता है कि पूरा नाम बताइए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, या NCF का पूरा नाम पूछ सकता है। कभी कभी अंग्रेजी में लिख के दे देता है, कभी कभी हिंदी में लिख के दे देता है, तो इसे आप ध्यान से देखें। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा हिंदी, अंग्रेजी में है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। अब निष्कर्ष पे आते हैं दोस्तों कि जो नीति बनाई गई है, इसके निष्कर्ष क्या निकले हैं। तो निष्कर्ष है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21वीं सदी के भारत की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव हेतु जिस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है, अगर उसका क्रियान्वयन सफल तरीके से होता है तो यह नई प्रणाली भारत को विश्व के अग्रणी देशों के समकक्ष ले आएगी। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 साल से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है। 34 वर्षों पश्चात आई इस नई शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है, जिसका लक्ष्य 2025 तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3 से 6 वर्ष की आयु सीमा को सार्वभौमिक बनाना है। स्नातक शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D मिशन, डेटा विश्लेषण, जैव प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों के समावेशन से अत्याधुनिक क्षेत्रों में भी कुशल पेशेवर तैयार होंगे और युवाओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि होगी। ये थे निष्कर्ष दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 का निष्कर्ष था। ये समाप्त हो गया बाय अजय के द्वारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग माय अजय मार्स चैनल। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। एक निवेदन करना चाहता हूँ जाते जाते, मैंने शुरू से लेके अब तक कोई भी आपसे रिक्वेस्ट नहीं की है, लेकिन अंत में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा। वीडियो बड़ा हो गया है, जैसा कि आपने अभी तक सुनते आया और देखा कि यह वीडियो
लेंदी हो गया, बड़ा हो गया, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि इसमें कुछ अगर त्रुटियां हुई होंगी तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हाँ यहाँ पे यह त्रुटि हुई है। और वीडियो दोस्तों अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए तथ्य, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।